So hi guys, good evening. We'll be continuing with the next prospect of our IL series. Before we talked about Hugo Grotius, as in how and why he was known as the father of international law. But the real father was someone else, who was Mr. Alberico Gentili, as we all know. But if the question comes, who is the father of international law, we have to only write Mr. Grotius. Remember that. Now, after Mr. Grotius, the development of IL was very stagnant. स्टैगनेंसी आ गई थी. ठीक है, धीरे धीरे, दैट मीन्स इन स्लो manner IL development was happening, right? And in that slow manner, there were 7 thinkers who were important, but I know that you all will not be able to remember all of them. Even I don't remember all of them, frankly speaking. It is important to remember 3, which is Mr. Imar de Vettel, Zauche, and Christian Wolff. So Zauche was somewhat prevalent between earlier 17th century. He was the professor of civil law at Oxford, and the major argument of Mr. Zauche was that we have to move from Jus Gentium to Jus Intellectus. That means जो लॉ है वो सिर्फ नेशंस के नहीं है, अमंग नेशंस कैसे रिलेशंस बनने हैं उसके ऊपर लॉ बनने चाहिए. ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लॉ. सिर्फ नेशन की बात नहीं करनी है. उन फॉर एग्जांपल 2 नेशंस हैं एक्स एंड वाई, तो उनका रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा. ठीक है, उनके अमंगस्ट रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा, उस पर हमें बात करनी है इंटरनेशनल लॉ में. ज़ाउचे का ये आर्ग्यूमेंट था. ठीक है, इस वजह से जो स्कोप है एकेडमिक इंक्वायरी का वो बहुत वाइडन हुआ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट. हिज बुक वॉज यूरिस एट जुडिसी फिशियालिस, राइट. दैट मीन्स फिशियल लॉ. फिशियल लॉ का मतलब क्या हुआ? फिशियल लॉ का मतलब कौन बताएगा? मैंने लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो. इट इज़ द लॉ रिलेटेड टू वॉर एंड ट्रीटीज. ठीक है, तो वॉर एंड ट्रीटीज की जहाँ बात होगी वहाँ फीकल लॉ अप्लाई होगा. कुछ लोग फिशियल लॉ बोलते हैं, कुछ लोग फीकल लॉ बोलते हैं. इट इज़ अप टू देम. हमें ये ज़रूरी है कि हम जब आंसर लिखें या कोई हमसे पूछ रहा हो, इस वाइवा में अगर कोई पूछ रहा हो, तो हम बता पाएँ कि फिशियल लॉ होता क्या है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ. बिकॉज देखिए, इंटरनेशनल लॉ मेजरली डेवलप ही इसलिए हुआ है क्योंकि वॉर हो रहे हैं, और वॉर अभी भी चल ही रहा है, सच बताऊँ तो. ठीक है, तो इस हिसाब से इनकी जो थिंकिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव हो जाती है. ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर ऑफ दोज टाइम्स. एंड अगर आप इनको डालेंगे तो ऑफकोर्स नंबर मिलेंगे. मैं इसको बार बार नहीं बोलूँगा, लेकिन जब भी मेरे दिमाग में आएगा मैं ज़रूर बोलूँगा. ठीक है. आफ्टर दैट देयर केम मिस्टर इमार दे वेतल. अगेन ग्रेट थिंकर. His book was Law of Nations. It was inspired from the book of Christian Wolff, Law of Nations according to scientific method. So Imar de Vettel and Mr. Wolff, इन दोनों को हमें साथ में पढ़ना है. मेजरली इनकी बुक्स थी, ठीक है, जिनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशंस मिली. साइंटिफिक मेथड की इन्होंने बात करी थी. साइंटिफिक मेथड वर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ IL. ठीक है, तो बस जहाँ साइंटिफिक मेथड आ जाएगा वहाँ आपको हमें क्रिश्चियन वुल्फ और इमार दे वेटल को लिखना है, राइट. साइंटिफिक एम्पेरिकल मेथड्स की बात हुई थी, और इस मेथड्स की वजह से UN का जो चार्टर है, ठीक है, आर्टिकल 2.4, अगर आप पढ़ें आपको याद हो. ठीक है, मैं UN चार्टर भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को, आप निश्चिंत रहिए. सो
it is one of the most important prospects in the UN Charter, and these two books inspired the UN Charter. Understood? Now we'll move on with the next prospect, which is very important, Treaty of Westphalia. ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया अपने आप में एक सब्जेक्ट बन सकता है, सच बताऊं तो. ठीक है, आइडियली ये एक वॉर था बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. ठीक है, अब कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट का क्या इशू है, या आपको ढंग से पढ़ना हो तो आप नेट पे जाइएगा. क्या मतलब, इन अ क्रक्स आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी. ठीक है, जैसे जो तब समाज के तकबे थे, तब भी रिलीजन फॉलो करते थे, रेडिकलिज्म था, कुछ लोग लिबरल थे, कुछ लोग जीसस को मानते थे, कुछ लोग मैरी को मानते थे. ठीक है, तो सबकी थ्योरीज अलग थी, उन थ्योरीज की बेसिस पर वॉर होता था. वॉर वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस थ्योरीज. अंडरस्टूड? सो मेजरली जो क्या कहते हैं स्टेट्स इन्वॉल्व थे, मैं उनका नाम ले देता हूँ. स्विस गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स फ्रॉम स्पेन, जर्मन वर ऑटोनॉमस and they secured their autonomy. That is the most important thing, right? They've secured their autonomy. France acquired more territories, Sweden gained some territories. इन्होंने कम करी, इन्होंने ज़्यादा करी. ठीक है, तो रोमन अम्पायर में 30 साल बाद पीस आया था. ठीक है, रोमन अम्पायर की लड़ाई मेजरली यहीं से थी. ठीक है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स का जो सीन था, तो उसका आप लोग ध्यान रखिए. अगर गलती से कोई पूछ ले कि उसमें क्या हुआ था, तो इट वाज अ रिलीजियस वॉर बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई पूछेगा नहीं. ठीक है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ, यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट डालेंगे जो यूपीएससी के आई थिंक GS2 में आता है, नो GS1 में आता है मेंस में, तो उसमें आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसका भी वीडियो डाल पाऊँगा, आप निश्चिंत रहें. लेकिन इन जनरल ये आपके यूनिवर्सिटी लॉ में भी काम आएगा. ठीक है, एंड इट हेल्प यू टू नो व्हाट वर द international law concepts at that particular moment of time. So the next thing which was very important in respect to international law concept, that it brought in the principle of territorial sovereignty. ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी टेरिटरी है ये, ठीक है, और आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो आप सॉवरेन हैं. ठीक है, आपके बीच में कोई स्टेट दखलंदाजी नहीं करेगा. तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए. ये कॉन्सेप्ट यहाँ से उजागर हुआ था. म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस कैन ओनली बी अराइव्ड व्हेन यू रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल सवर्निटी. अगर आप फॉर एग्जांपल 2 नेशन स्टेट है, ठीक है, ये 2 नेशन स्टेट हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट तभी होगी जब आप एक दोनों को सॉवरेन मानेंगे. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या है. अटेम्प्ट्स वर मेड टू चेक इंटरस्टेट एग्रेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस इन अदर स्टेट्स इंटरनल अफेयर्स. ठीक है, समझ गए. इस आई थिंक जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, इससे आपको ये 2 पॉइंट भी समझ आ जाएंगे. ठीक है, अटेम्प्ट्स वर मेड टू चेक इंटरस्टेट एग्रेशन. एग्रेशन में क्या होता है, लड़ाई होती है, तो लड़ाई ना हो इस वजह से अटेम्प्ट्स थे इस मामले में. और नॉन इंटरफेरेंस कम से कम हो, मतलब इंटरफेरेंस कम से कम हो 2 स्टेट्स के बीच में. इससे एक और बात मैं आगे पढ़ाऊँगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन. ठीक है, आगे याद आएगी. ये डॉक्ट्राइन भी इस पे काइंड ऑफ बेस्ड है. ठीक है, सो these were the most important points. And after that came the 18th century, in which the Enlightenment age was there, and it was also known as the age of revolution. 4 major things happened, which was the War of Spanish Succession, mass expansion of China, the American Revolution and the French Revolution. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के. तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इनको आप ढंग से पढ़िएगा. ठीक है, क्लैट के लिए और यूनी के लिए ये ढंग से पढ़ने ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूपीएससी के लिए ज़रूरी है, ध्यान रखिए.
ठीक है। तो पहले हुआ वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। सो यहाँ पे थे माशे, मैं आपको कहानी की तरह ही बता पाऊँगा। माशे थे किंग चार्ल्स टू, इनका बालक नहीं हो पाया, दैट मीन्स ही वॉज चाइल्डलेस। ही वॉन्टेड टू नॉमिनेट फिलिप्स। फिलिप्स कौन थे? फिलिप्स थे ग्रैंडसन ऑफ अ फ्रेंच किंग, लुइस 14 के ग्रैंडसन थे। ठीक है। तो मूवमेंट ये हुई, ये कहने लगे यार तुम स्पेन के हो, तुम क्यों किसी फ्रेंच बंदे को अपना किंग बना रहे हो? ठीक है, फ्रेंच को क्यों बना रहे हो? अपने आदमी को डालो ना, दैट इज़ द होल पॉइंट। स्पेनिश पर्सन शुड बी देयर, स्पेनिश सिटीजन और पर्सन, राइट? So, as you all can see that there was a massive movement with Spain because it was hampering territorial sovereignty. Because अच्छी सही बात है बिल्कुल, जैसे हमने वेस्टफेलिया में पढ़ा कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी क्या थी। ठीक है, इससे तो जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिस है, जो स्तंभ है, वो ख़राब हो गया ना टेरिटोरियल सोवरेनिटी का। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत देयर वाज अ मैसिव अपहीवल। दिस पास्ड अ नोशन दैट वेस्टफेलियन ट्रीटी शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इंटरनल पॉलिसी ऑफ स्टेट, इंटरनल पॉलिसी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब नाउ यू गेट दी स्टोरी लाइन, राइट? पहले वेस्टफेलिया हुआ, वेस्टफेलिया में बोला सॉवरेनिटी होनी चाहिए, उसके बाद स्पेनिश भाई ने बोला कि हम बाहर फ्रेंच को ले आएंगे, तो फिर नोशन ये पास हुआ कि इंटरनल में भी वेस्टफेलियन पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट केम the Quinlang emperor, some say it as king dynasties। देखो मैंने भी स्पेलिंग गलत लिख रखी थी पहले, king, but it is the Quinlang emperor, Qing dynasty। ठीक है, it was stated by the Chinese that to establish trade and prominence in the region the requirement is to respect the territorial sovereignty of the state। again same Westphalian notion पास किया फिर से। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक अपीवल बहुत ज़्यादा था, इकोनॉमिकली बहुत डिप्राइव्ड हो गई थी चाइना की इकॉनमी। ठीक है, तो आसपास के स्टेट्स ने काफ़ी मदद करी थी, तो इस वजह से यहाँ पे म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा हाईलाइट हुआ। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अब इसको हम करंट अफेयर से कैसे जोड़ेंगे? श्रीलंका में मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस आई, इकोनॉमिक क्राइसिस, India helped, then what happened? When India helped, it again showed this principle that there should be mutual independence in states. Again, it depends state to state, but here this notion came into play, right? Actual state policy में भी और established state policy में भी समय के साथ अंतर आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देन केम द ग्रेट रेवोल्यूशन विच मेड अमेरिका ग्रेट, आई गेस, आई डोंट थिंक सो इट इज़, बट अकॉर्डिंग टू देम दे ऑलवेज से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आई डोंट नो व्हेन दे विल बी ग्रेट। आई फील दैट यू हैव टू elect someone in a manner in which you will be able to make it great. But apart from that, the issue of 13 colonies was there। ठीक है, फ्रेंच कॉलोनीज थी, उनसे छुटकारा पाना था। ठीक है, उससे छुटकारा पाने के लिए मीटिंग्स हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, पेंटागन का जो पूरे कॉन्सेप्ट थे वो तब उजागर हो रहे थे। तो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल तूफ़ान पर था, तो इस वजह से लोगों ने भी काफ़ी रिवोल्ट किया था। ठीक है, तो स्पेन और फ्रेंच की कॉलोनीज थी, उन्हें हटाया गया। और इस रेवोल्यूशन के बाद जो यूएन चैप्टर 7 है, मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो इससे रिलेट किया जा सकता है, राइट? देन केम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन अगेन, अभी अमेरिका और का तो बात कर ही रहे थे हम लोग, अब फ्रेंच आ गया, तो वहाँ पे भी फ्रेंच थी ऑलरेडी। ठीक है, अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे, तो वहाँ पे लिबरल नेशनलिज्म की बात ज़्यादा हो रही थी। सो दो आइडियोलॉजीज़ होती हैं, लिबरल एंड रेडिकल, दे आर मोर ओपन, आप समझ सकते हैं खुद ही। ठीक है, तो नेशनलिज्म लिबरल होना चाहिए था फ्रेंच रेवोल्यूशन के हिसाब से। ठीक है, एंड द 18th century in Europe, because of all the aforesaid events, led to the growth of liberal nationalism, which espoused freedom, tolerance, equality and individual rights, which stood in the stark
अपोजिशन टू कंजर्वेटिव एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द यूरोप. पहले यूरोप में लोग थे कंजर्वेटिव. पोस्ट दिस रेवोल्यूशन द कंजर्वेटिव एडमिनिस्ट्रेशन वर टुक आउट. It was shown to the public that it is not for public betterment. So the French Revolution was based on liberal nationalism. And eventually Louis XVI was massacred. Then came the 19th century. अब यहाँ पे बिल्कुल ही ना के बराबर डेवलपमेंट हुई है IL की. ठीक है, मेजर वॉर्स जो हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 और 2, उसके बाद UN बना, वो मैं आपको बता ही दूंगा. लेकिन उसके अलावा एक बोलते ना नए कॉन्सेप्ट उजागर नहीं हो रहे हैं, राइट, जो होंगे भी नहीं. आई थिंक बेसिक सारा कवर कर लिया था हिस्ट्री ने. डिक्लाइन ऑफ द जूरिस्ट हु वर फॉलोइंग नेचुरल लॉ एंड राइज इन जूरिस्ट हु वर फॉलोइंग पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट. आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू वंस वी गेट ऑन द थिंकर्स नेक्स्ट पेज मे बी. बट देर वॉज ओवरऑल डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ जूरिस्ट स्पेशली ऑफ द 19th century, राइट. यू हैव टू रिमेंबर दैट. मैं भी यही कह रहा था कि जूरिस्ट कम होते जा रहे थे. ठीक है. And several European conferences contributed heavily to the rules pertaining to war. The famous was the ICRC, International Convention for Red Cross. आप इसकी वेबसाइट पे जाइएगा, इनके अबाउट को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके बहुत सारे आंसर्स में हेल्प कर सकती है, स्पेशली फॉर ह्यूमन राइट्स, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ एज वेल. It was founded in 1863 to promote series of Geneva Conventions which were beginning in 1864. Major conferences थी हेग की और 1899 and 1907 which dealt with the treatment of prisoners and control of warfare. ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ का पार्ट आ जाता है एक्चुअली. ठीक है. और PCA भी बन गया था आर्बिट्रेशन के लिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स के लिए. प्लस ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ का पार्ट होता है. मैं अभी पढ़ाऊँगा आपको ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी. ठीक है. ह्यूमैनिटेरियन लॉ बेसिकली ये वॉर के प्रॉस्पेक्ट्स और IL को प्रोमलगेट करता है, मतलब एक साथ लेता है, और फिर एक नया कॉन्सेप्ट उजागर होता है, वो होता है ह्यूमैनिटेरियन लॉ का. लेकिन ये IL का ही पार्ट है. ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ. एंड आफ्टर दैट वील कम टू द 20th century, टू द करंट टाइम्स. देयर वर 2 वर्ल्ड वॉर्स एज आई सेड अर्लियर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. 1919 में हुई पीस ट्रीटी एंड लीग ऑफ नेशंस. वर फॉर्म्ड. और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद UN और उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स बने. ठीक है. फिर बात हुआ कि आपको जितनी भी कन्वेंशंस हैं एंड ट्रीटीज़ है, ठीक है, अब उनको साइन रेटिफिकेशन का सीन क्या है मैं आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से रेटिफाई होती हैं, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ 35 days, राइट, दैट आई विल टेल यू. बट एवरीथिंग वॉज कमिंग इन राइटिंग, coming in writing. That is the basic point. UN प्रिंसिपल ऑर्गन्स बने, WTO, मार्करेश एग्रीमेंट, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी साथ साथ. इंटरनेशनल ट्रेड बहुत बढ़ रहा था, लॉ ऑफ सीज की बहुत दिक्कतें आ रही थी. तो इसके बाद वो सारी चीज़ें होनी शुरू हुई. अब हम आएंगे थ्योरीज़ पर. नेक्स्ट वीडियो है आपका थ्योरीज़ पे. प्लीज़ रिवाइज़ करके आइएगा जो मैंने अब तक पढ़ाया है आप लोगों को. थ्योरीज़ के बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैं PYQs को इंक्लूड कर लूँ अगले वीडियो में, राइट. थैंक यू सो मच.